हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं बीपी सिंह और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल चॉक एंड टॉक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 12 अकाउंट सब्जेक्ट के अंतर्गत कंपनी खाते। जैसा कि मैंने सिलेबस वाले वीडियो में आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग कंपनी अकाउंट स्टार्ट करेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट। ये कंपनी अकाउंट जो टॉपिक है ये आपका सबसे पहला टॉपिक है। कंपनी अकाउंट में पार्टनरशिप से शुरू होता है, लेकिन हम लोग कंपनी अकाउंट से पढ़ रहे हैं। तो कंपनी अकाउंट सिर्फ ना कक्षा 12 वालों के लिए, आगे जब आप बीकॉम में जाएंगे तो आगे आपको बीकॉम में भी कंपनी अकाउंट आपको पढ़ना पड़ेगा, कंपनी अकाउंट और कंपनी लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी क्या होती है, कंपनी क्या है, कंपनी की विशेषताएं क्या होती हैं और कंपनी कितने प्रकार की होती है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंपनी खाते। तो कंपनी खाते, कंपनी क्या है? कंपनी व्यक्तियों का एक समूह है, ऐच्छिक समूह है, जिसका समामेलन, जिसका रजिस्ट्रेशन, जिसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम 2013 या उसके पहले जो अधिनियम उसके पहले चल रहे होंगे उसके अंतर्गत पंजीकृत हो या समामेलित हो। तो वह संगठन जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत या किसी पूर्व कंपनी अधिनियमों के अंतर्गत समामेलित या पंजीकृत है, कंपनी कहलाती है। तो आपने जाना कि कंपनी क्या है। तो सबसे पहले कंपनी क्या होती है? कंपनी का आशय उस संगठन से है जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम के द्वारा किया गया हो। कंपनी अधिनियम इस समय 2013, उससे पहले 1956 चल रहा था। तो कई अधिनियम, अब इस समय 2000, जब अगर आपको रजिस्ट्रेशन किसी कंपनी का कराना होगा तो आपको कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कराना पड़ेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कंपनी की विशेषताएं क्या होती है। तो कंपनी की विशेषताएं, हमने जैसा कहा कि कंपनी व्यक्तियों का ऐच्छिक समूह है, कंपनी व्यक्तियों द्वारा बनाई गई एक ऐच्छिक संस्था है। यह कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब बनावटी व्यक्ति है, इसको व्यक्तियों ने बनाया है। जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितनी संस्थाएं हैं, सब कृत्रिम व्यक्ति है ना। इसके सदस्यों का जो अस्तित्व होता है पृथक होता है, अर्थात कंपनी और सदस्य अलग अलग होते हैं। कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है, इसलिए अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकती है, अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकती, इसलिए इसकी एक सार्वमुद्रा होती है, एक सील होती है। तो कंपनी की और प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहली विशेषता है निगमित संस्था। निगमित संस्था का मतलब यहाँ पंजीकृत संस्था से है ना। तो कंपनी समय समय पर लागू होने वाले कानूनों के प्रावधानों के अनुसार निर्माण किया जाता है। किसी भी कंपनी का निर्माण जो प्रावधान है कंपनी के, उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। भारत में कंपनियों का निर्माण तथा पंजीकरण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है। बैंकिंग तथा बीमा कंपनियों को छोड़कर सभी कंपनियों का जो बैंकिंग सेक्टर में वर्क करना चाहती हैं और इंश्योरेंस सेक्टर में वर्क करना चाहती हैं, उनके लिए अलग कानून है। लेकिन इसके अलावा अन्य किसी भी सेक्टर में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं कंपनी, तो आपको कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो सबसे पहली विशेषता है कि उसका जो है रजिस्ट्रेशन, उसका पंजीकरण, उसका समामेलन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होना चाहिए, सबसे पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है वैधानिक, पृथक वैधानिक अस्तित्व। पृथक अलग वैधानिक, लीगल, कानूनी अस्तित्व होना चाहिए। एक कंपनी का अलग कानूनी अस्तित्व होता है जो इसके सदस्यों से भिन्न होता है। सदस्य, जैसा कि आप लोगों ने सबसे पहले जब 11वीं में पढ़ना शुरू किया था तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि बिजनेस और क्या होता है, व्यवसाय तथा व्यवसायी दोनों अलग अलग है, पृथक अस्तित्व होता है। तो यहाँ पे भी जो कंपनी होगी तथा उसके सदस्य होंगे, उनका क्या होगा, भिन्न अस्तित्व होगा।
इसके अलावा जो इसके सदस्यों से भिन्न होता है, कंपनी किसी भी परिसंपत्ति का क्रय कर सकती है। कंपनी क्रय करेगी, कंपनी उसको बेचेगी, अनुबंध करेगी और कंपनी अपने नाम से बैंक में अकाउंट ओपन कर सकती है। तो कंपनी की दूसरी विशेषता यह है कि इसका एक वैधानिक अस्तित्व होता है, लीगल इसका अस्तित्व होता है। इसके अलावा तीसरी विशेषता है सीमित दायित्व, है ना। तो कहा जा रहा है कि इसके सदस्यों का जो दायित्व होगा, लायबिलिटीज होगी, उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की अदत्त राशि तक सीमित होगा। अर्थात कोई सदस्य अगर है जो अंशधारी है, जितने अंशों का उसने क्रय किया है, जितने रुपए का उसने अंश खरीदा है, सिर्फ उतने अंशों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उससे ज्यादा के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मान लीजिए अगर आपके पास 100 अंश हैं और उनकी वैल्यू 100 रुपए है, तो टोटल आपको कंपनी को 1000 रुपए देना है, तो सिर्फ आप 1000 के लिए लायबल होंगे। अगर मान लीजिए 1000 में आपने 500 दे दिया है, 500 बाकी है, तो 500 के लिए जिम्मेदार होंगे। अगर कंपनी लॉस में भी जाती है तो आपसे मतलब नहीं है, आप एक सदस्य हैं तो आपकी दायित्व तो सिर्फ 1000 रुपए तक है, क्योंकि कंपनी में मात्र आपका 1000 रुपए लगा हुआ है। तो जिसका जितना लगा हुआ है वह उतने के लिए लायबल होगा, उतने के लिए जिम्मेदार होगा। तो सीमित दायित्व होता है। अस्थायी उत्तराधिकार अगली विशेषता है। कंपनी का अस्थायी उत्तराधिकार होता है। जैसा कि पहले आपको बताया गया, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो कि कानून द्वारा, अधिनियम द्वारा जिसका निर्माण किया जाता है, और इसके सदस्यों के परिवर्तन होने पर भी इसके अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात अगर सदस्य चले भी जाएंगे तो कंपनी बंद नहीं होती। एक कंपनी को केवल कानून, किसी भी कंपनी को सिर्फ कानून द्वारा विघटित किया जा सकता है। कंपनी के सदस्यों की मृत्यु होने पर, दिवालिया होने पर या किसी अन्य दशा में कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई, आपने जैसे पढ़ा था साझेदारी में, कि साझेदारी में क्या हुआ था, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, आप पढ़ोगे, अभी आपने नहीं पढ़ा है, पार्टनरशिप में आप पढ़ोगे, किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, कोई दिवालिया हो जाता है, तो क्या होता है, पार्टनरशिप विघटित हो जाती है, समाप्त हो जाती है, नए से सिरे से काम शुरू करना पड़ता है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। किसी भी सदस्य के मृत्यु होने पर, किसी सदस्य के दिवालिया होने पर, किसी सदस्य के फर्म को कंपनी को छोड़ देने पर कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी का विघटन तभी किया जा सकता है जब उसको कानूनी रूप से विघटित किया जाए, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि सदस्य आते जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी निरंतर चलती रहती है, क्रियाशील रहती है। उसकी सेहत पर कोई फर्क, उसके अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सार्वमुद्रा क्या है? हमने जैसे पहले बताया, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। अकृत्रिम व्यक्ति होने के कारण वो अपने नाम का हस्ताक्षर नहीं कर सकती, इसलिए प्रत्येक कंपनी को एक सार्वमुद्रा का, एक सील का, कॉमन सील का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है ना, जो कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करती है। यदि कोई ऐसा दस्तावेज है जिस पर कंपनी की सील नहीं लगी हुई है, सार्वमुद्रा नहीं लगी हुई, तो इसके लिए, ऐसे कार्यों के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, बाध्य नहीं होगी। आप कॉमन सी चीज देखते हो, आप स्कूल जाते हो, आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है, अगर उस पर प्रिंसिपल की सिग्नेचर हो गई है, लेकिन अगर सील नहीं लगी, पहली बार सील नहीं लगी तो प्रिंसिपल सिग्नेचर नहीं करते हैं, तो क्या होनी चाहिए, एक सील होनी चाहिए, सार्वमुद्रा होनी चाहिए। जब तक उस पर एक सील नहीं लगेगी, स्कूल की जो सील है वो नहीं लगेगी, मुहर नहीं लगेगी, तब तक वो जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड नहीं होगा। तो कोई भी डॉक्यूमेंट वैलिड तब तक नहीं होगा जब तक कंपनी को उसकी सील नहीं लगेगी उस पर। तो ये सार्वमुद्रा है। इसके अलावा अंशों का हस्तांतरण, कोई भी कंपनी, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के अंश मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होते हैं, अर्थात कुछ अब अंशों को आपके पास है, आप किसी और को दे सकते हैं, किसी और को बेच सकते हैं। तो क्या होता है कि विशेषता है कंपनी की, अंशों को क्या किया जा सकता है, हस्तांतरित किया जा सकता है ना। ऐसा करने के लिए आपको न तो कंपनी से, न तो किसी सदस्य से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अब कंपनियां अपने अंतर नियमों में इस बात का उल्लेख करती हैं, जो नियम लिखा जाता है उसमें लिखती हैं कि मेरे अंशों का, जो कंपनी के अंश हैं, उनका हस्तांतरण किया जा सकता है या नहीं। इसका उल्लेख सीधे सीधे होता है।
इसके अलावा कंपनी की विशेषता है अभियोग चलाना तथा अभियोजित होना। अभियोग मतलब मुकदमा, केस। कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है और कोई भी व्यक्ति कंपनी के ऊपर केस कर सकता है। किसी व्यक्ति के ऊपर कंपनी कर सकती है और कोई भी व्यक्ति कंपनी के ऊपर करेगा। अगर कोई लेन देन हुआ है और लेन देन में कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप अगर कंपनी के ऊपर आपको क्लेम करना पड़ेगा ना, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर आपको कंपनी पर के ऊपर क्लेम करना पड़ेगा। तो कानूनी व्यक्ति होने के कारण एक कंपनी संविदा कर सकती है तथा संविदागत अधिकारों के प्रवर्तन हेतु दूसरे को बाध्य कर सकती है। वह अभियोग चला सकती है तथा यदि कंपनी संविदा का उल्लेख करे तो उसके नाम से उस पर अभियोग मुकदमा चलाया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, आप कंपनी के ऊपर मुकदमा लगा सकते हैं, कंपनी आपके ऊपर लगा सकती है। अगर कोई सौदा हुआ है, कोई संविदा हुई है, आपस में कुछ बातें हुई हैं और उस पर अगर आप दोनों लोग, न तो उधर का पक्ष था कंपनी न आप, अलग अगर उस बातों से अलग जाते हैं तो कंपनी आप पर मुकदमा कर सकती है। आप कंपनी पर मुकदमा कर सकते हैं, मतलब आप न्यायालय जा सकते हैं, अपने हितों की रक्षा के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। तो ये कंपनी की विशेषता है। अब आती है बात कंपनी के प्रकार की। तो कंपनियों का वर्गीकरण कैसे, किन आधारों पर किया जा सकता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले है समामेलन, रजिस्ट्रेशन के आधार पर कंपनी का वर्गीकरण। तो रजिस्ट्रेशन के आधार पर जो कंपनी का, समामेलन के आधार पर कंपनी का जो वर्गीकरण किया जाता है, उसमें कंपनी, पहली कंपनी जो होती है चार्टर्ड कंपनियां, पहली कंपनी होती है चार्टर्ड कंपनियां, दूसरी होती वैधानिक कंपनियां और तीसरी होती है पंजीकृत या समामेलित कंपनियां। तो कुल मिलाकर के आपकी समामेलन के आधार पर 3 कंपनी होती हैं। चार्टर्ड कंपनी, ऐसी कंपनियां जिनका निर्माण राज आज्ञा पत्र के द्वारा किया जाता है, वे चार्टर्ड कंपनियां कहलाती हैं। अर्थात जो सीधे संसद द्वारा, जो चार्टर्ड कंपनियां राजज्ञा द्वारा, राजा की आज्ञा अर्थात सीधे जो गवर्नमेंट के राजपत्र के द्वारा जिनका निर्माण किया जाता है, उन्हें चार्टर्ड कंपनियां कहते हैं। इनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। ऐसी कंपनियां अपने नाम के साथ प्रायः चार्टर्ड शब्द का प्रयोग करती हैं। राज्य जब भी चाहेगा इस चार्टर को रद्द कर देगा तो ये कंपनी बंद हो जाएगी। चार्टर के द्वारा, जिस तरह से राजज्ञा के द्वारा कंपनी का निर्माण होता है, उसी तरीके से राजज्ञा द्वारा कंपनी का विघटन भी किया जा सकता है। तो ये होती है पहली चार्टर्ड कंपनियां। इसके अलावा वैधानिक कंपनियां, ऐसी कंपनियां जिनका निर्माण संसद में विशेष अधिनियम पारित करके बनाया जाता है। ऐसी कंपनी जिन्हें सीधे संसद द्वारा विशेष अधिनियम पारित करके बनाया जाता है, वे कहलाती है वैधानिक कंपनियां। इनमें प्रमुख रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जीवन बीमा निगम, औद्योगिक वित्त निगम, ये सारी जो हैं कंपनियां वैधानिक कंपनियां हैं, क्योंकि इनका निर्माण सीधे संसद द्वारा किया गया है। तो संसद द्वारा सीधे निर्माण की जाने वाली कंपनी को हम क्या बोलेंगे? वैधानिक कंपनी। जबकि राजज्ञा द्वारा जो कंपनियों का निर्माण किया जाएगा वो चार्टर्ड कंपनियां कहलाएंगे। इसके बाद आते हैं पंजीकृत या समामेलित कंपनियां। तो ऐसी कंपनी जिनका निर्माण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है, कंपनी अधिनियमों के अंतर्गत किया जाता है, उन्हें पंजीकृत या समामेलित कंपनियां कहते हैं। हमने पहले आपको बताया कि इस समय भारत में कंपनी अधिनियम 2013 चल रहा है। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार इस समय भारत में कंपनियों का समामेलन, कंपनियों का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण किया जाता है। जबकि बीमा, बैंकिंग तथा बिजली कंपनियों के लिए अलग अधिनियम है। अब दूसरा है दायित्व। अभी तो समामेलन के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, अब है दायित्व के आधार पर। दायित्व के आधार पर कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो पहली है सीमित दायित्व वाली कंपनी। सीमित का मतलब क्या होता है? लिमिटेड। हाँ, लिमिटेड। सीमित दायित्व वाली कंपनियां ऐसी कंपनियां जिनमें अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। सीमित होने का मतलब जितने का अंश लिया है सिर्फ उतने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उतने के लिए उनका दायित्व होता है, वे कहलाती हैं सीमित दायित्व वाली कंपनियां। अर्थात अंश का जो अंकित मूल्य होगा उनका दायित्व भी उतना ही होगा।
ऐसी कंपनियों के पहले सीमित शब्द अनिवार्य रूप से लगाया जाता है, लिमिटेड शब्द का प्रयोग किया जाता है। लिमिटेड शब्द अगर लगा हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं, लिमिटेड अगर शब्द लगा है तो सीमित दायित्व वाली कंपनी है। असीमित दायित्व वाली कंपनी क्या होती है? असीमित दायित्व ऐसी कंपनियां साझेदारी संस्थाओं की तरह होती हैं। साझेदारी में क्या होता है? साझेदारों का दायित्व जो होता है असीमित होता है। अगर दो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो दोनों का दायित्व क्या है? असीमित है। नुकसान होगा तो जितना नुकसान होगा दोनों लोग भरेंगे साथ में, प्रॉफिट होगा तो दोनों लोग लेंगे, हर कार्य के लिए दोनों जिम्मेदार होंगे, दो लोग हैं तो। इसी तरीके से असीमित दायित्व वाली कंपनियों में क्या होता है? ऐसी कंपनियों में अंशधारियों का दायित्व असीमित होता है ना। प्रत्येक अंशधारी कंपनी के ऋणों और दायित्वों को भुगतान के लिए व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों प्रकार से उत्तरदायी होते हैं, है ना। तो इस समय वर्तमान में ऐसी कंपनियां हमारे देश में प्रचलित नहीं हैं, ऐसी कंपनियां नहीं हैं। तो सीमित दायित्व वाली कंपनियां हमारे देश में, असीमित दायित्व वाली कंपनी हमारे यहाँ नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि दायित्व के आधार पर कंपनियां दो प्रकार की होती हैं, सीमित दायित्व वाली कंपनियां और असीमित दायित्व वाली कंपनियां। अब देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व क्या होता है? ओनरशिप। ओनरशिप किसकी कितनी है? किसी भी कंपनी का मालिक कौन होगा? कौन हो सकता है किसी कंपनी का मालिक? जिसने पूंजी लगाई, लेकिन पूंजी तो सभी लगा रहे हैं, जो अंशधारी हैं वो भी लगा रहे हैं, भले 1000 रुपये 500 रुपये दिया, दे रहे हैं सब लोग। तो किसी भी कंपनी का ओनर वही होगा जिसकी कुल पूंजी का 51%, आधे से अधिक, आधा कितना होता है? 50% और 50% था अर्थात 51%, 50 से ज़्यादा। मेरा अगर 50 से ज़्यादा लग गया तो आपका 50 से कम ही होगा, यही ना। अगर मेरा 51% हो गया तो आपका 49% होगा। तो जिसका 50 से ज़्यादा अर्थात 50 से ज़्यादा होगा वही कंपनी का ओनर होगा, वही कंपनी का मालिक होगा। तो स्वामित्व के आधार पर कंपनी पहली होती है सरकारी कंपनियां। ऐसी कंपनियां जिनकी पूंजी का कम से कम 51% भाग सरकार के पास होता है, सरकारी कंपनियां कहलाती हैं। कुल पूंजी का 51% अगर गवर्नमेंट लगाया है तो वह कंपनी कैसी होगी? सरकारी कंपनी होगी। अब आती है गैर सरकारी कंपनियां। ऐसी कंपनियां जिनका स्वामित्व वह नियंत्रण दोनों निजी हाथों में होता है, निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, वे कहलाती हैं गैर सरकारी कंपनियां। सरकारी कंपनी वह है जिसका 51% भाग गवर्नमेंट का होता है, और गैर सरकारी होती हैं जिनका स्वामित्व तथा नियंत्रण पूरी तरीके से व्यक्तियों के हाथ में होता है, निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, वे कहलाती हैं गैर सरकारी कंपनियां। तीसरी है इसमें सहायक कंपनी। सहायक कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनियां जिनकी पूंजी के कम से कम के 50% से अधिक भाग पर, फिर से देखिए, ऐसी कंपनियां जिनकी पूंजी के 50% से अधिक भाग पर दूसरी किसी कंपनी का अधिकार होता है तथा जिनके संचालकों की नियुक्ति भी दूसरी कंपनी द्वारा किया जाता है, सहायक कंपनी कहलाती है। किसी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को क्या कर लिया है? अधिकृत कर लिया है, और उसी वाली कंपनी जो दूसरी कंपनी है उसका 50% से ज़्यादा पूंजी लगी है तो सब कुछ वही करेगा। मान लीजिए किसी ने कंपनी स्टार्ट की, लॉस में जा रही, तो ऐसी किसी कंपनी को दे दिया जो कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, तो उसने अपनी पूंजी 50% से ज़्यादा लगाई, उसने अपने कर्मचारी रखे, अपने सदस्यों की किया, उसमें संचालक मंडल उनके रहेंगे, वो कहलाती हैं सहायक कंपनियाँ। इसके बाद है अंतिम में सूत्रधारी कंपनियां। सूत्रधारी कंपनी क्या होती है? वह कंपनी जिसकी दूसरी कोई कंपनी सहायक हो तथा उसके 50% से अधिक भाग की वह स्वामी हो, सूत्रधारी कंपनी कहलाती है। अब यहाँ पे आपने देखा सहायक कंपनी जिसके 50% से अधिक भाग पर दूसरी किसी कंपनी का अधिकार हो,
तो हो गई सहायक कंपनी। और जिसका भाग ज़्यादा होगा वो सूत्रधारी, जिसका 50% जो लग रहा है वो सूत्रधारी कंपनी होगी। जैसे ए कंपनी है, उसमें बी का 50% से ज़्यादा लगा हुआ, तो बी क्या हुई, सूत्रधारी कंपनी हुई। सॉरी, ए क्या हुई, सूत्रधारी हुई, और बी क्या है, सहायक कंपनी है ना, दोनों में अंतर है। अब इसके बाद आता है राष्ट्रीयता के आधार पर। ये बहुत ईजी है। राष्ट्रीयता के आधार पर दो प्रकार की कंपनी होगी, देसी कंपनी और विदेशी कंपनी। देसी कंपनी क्या होती है, वह कंपनी जिसका समामेलन भारत में हुआ हो, जिनका रजिस्ट्रेशन भारत में हुआ हो, कहलाती है देसी कंपनियां, है ना। ऐसी कंपनियां जिनका समामेलन देश के अंदर होता है तथा जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कार्य करती हैं, देसी कंपनियां कहलाती हैं। और विदेशी कंपनी क्या होती हैं, ऐसी कंपनियां जिनका व्यापार भारत में है लेकिन वे विदेशों में पंजीकृत हैं। बिजनेस तो भारत में कर रही हैं लेकिन उनका समामेलन, उनका रजिस्ट्रेशन, उनका पंजीकरण किसी अन्य देश में हुआ है अर्थात विदेश में हुआ है, वे कहलाती हैं विदेशी कंपनियां। तो ये हो गया आपका राष्ट्रीयता के आधार पर। अंतिम है संख्या या जनरुचि के आधार पर। जनरुचि संख्या, कितनी लोगों ने उसमें रुचि दिखाई है। तो संख्या के आधार पर आपकी पहली कंपनी है निजी या प्राइवेट कंपनी, या दूसरी है पब्लिक कंपनी। तो निजी कंपनी क्या होती है, प्राइवेट, इसको अलोक कंपनी भी कहते हैं। तो प्राइवेट, अलोक या निजी कंपनी से है ऐसी कंपनियों से है जिनके अंतर नियमों में निम्न प्रतिबंध हों। जिनके अंतर नियमों में निम्न प्रतिबंध, क्या क्या प्रतिबंध होने चाहिए, अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध करती हो। अर्थात किसी भी प्राइवेट कंपनी के अगर अंश आपने खरीदे हैं तो उनको आप हस्तांतरित नहीं कर सकते। ए ने खरीदा है तो बी को नहीं दे सकता, ये कहलाता। अर्थात जिसको मिला है वही होगा शेयर होल्डर उसका। ऐसी कंपनी को हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट कंपनी। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि कंपनी के वर्तमान एवं भूतपूर्व कर्मचारियों को छोड़कर उसके सदस्यों की संख्या 200 तक होनी चाहिए, 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कर्मचारियों को छोड़ दिया जाए तो कम से कम 200, उससे अधिक नहीं, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 200। 200 से अधिक उसमें सदस्य अगर होते हैं तो कंपनी नहीं रह जाएगी। 200 से अधिक प्राइवेट कंपनी में नहीं होनी चाहिए। दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन है कंपनी के अंशों तथा ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रण करने का निषेध हो। प्राइवेट कंपनी के लिए लिमिटेड शब्द से पूर्व प्राइवेट शब्द लगाना अनिवार्य होता है। प्राइवेट कंपनी सीमित तो होगी, लिमिटेड कंपनी होगी तो लिमिट, अभी हम पीछे बढ़ा, लिमिटेड सीमित कंपनी में, सीमित दायित्व वाली कंपनी में लिमिटेड शब्द, सीमित शब्द लगाना अनिवार्य था। अगर वो प्राइवेट है तो वहां पे प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड शब्द से पहले क्या लग जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड। सिर्फ लिमिटेड है तो सीमित दायित्व वाली कंपनी है, अब प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट सीमित दायित्व वाली कंपनी है ना। इसके ये जो है प्राइवेट कंपनी के भी सदस्यों का दायित्व भी सीमित होता है, जो भी सदस्य होते हैं उसमें उनका भी दायित्व सीमित होता है ना। अब दूसरा है लोक या सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक, लोक मतलब पब्लिक। पब्लिक कंपनी क्या है, सार्वजनिक कंपनी से ऐसी कंपनी से है जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम के अनुसार हुआ हो तथा जिसके अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता हो। ऐसी कंपनी में सदस्यों की कम से कम संख्या जो होगी कम से कम 7 एवं अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में। तो ये कहा जाए कि ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो सार्वजनिक कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया कि कंपनी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो अभी एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं जल्दी में कि आज हम लोगों ने देखा इस वीडियो में कंपनी क्या है। कंपनी व्यक्तियों की ऐच्छिक संस्था है जिसका समावेलन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। कंपनी की विशेषताएं क्या हैं, कंपनी एक निगमित संस्था होती है, इसका अस्तित्व वैधानिक होता है, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, सीमित दायित्व होता है, उत्तराधिकार इसके अस्थायित्व होते हैं, अर्थात कंपनी खत्म नहीं होती जब तक कानून द्वारा उसको खत्म न किया जाए। किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर, दिवालिया होने पर कंपनी के अस्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा हमने देखा सार्वमुद्रा, कंपनी की अपनी सार्वमुद्रा सील होती है,
जो कहीं भी किसी भी कागज़ में लग करके उसको बना देती है। अगर नहीं लगा हुआ है तो वो कागज़ जो है वो पेपर इलीगल है। इसके अलावा अंशों का हस्तांतरण, तो अंशों का जो है हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, हस्तांतरण किया जा सकता है, कोई उस पर किसी से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा कंपनी अभियोग चला सकती है तथा उस पर भी कोई भी मुकदमा कर सकता है। तो ये कंपनी की विशेषताएं। कंपनी के प्रकार, समामेलन के आधार पर कंपनी 3 प्रकार की होती है। चार्टर्ड कंपनियां जो राज्यज्ञा द्वारा हों, वैधानिक कंपनियां जो संसद के विशेष कानून द्वारा बनाई जाएं, पंजीकृत या समामेलित कंपनियां ऐसी कंपनियां जिनका समामेलन, जिनका रजिस्ट्रेशन, जिनका पंजीकरण कंपनी लॉ के अंतर्गत किया जाए। इसके अलावा दायित्व के आधार पर दूसरा होता है, दायित्व के आधार पर 2 प्रकार की कंपनी, सीमित दायित्व वाली कंपनी और असीमित दायित्व वाली कंपनी। असीमित दायित्व वाली कंपनियां इस समय भारत में प्रचलित नहीं है। इसके अलावा स्वामित्व के आधार पर ओनरशिप के आधार पर सरकारी कंपनी होती है, गैर सरकारी कंपनी, सहायक कंपनी और सूत्रधार। सहायक और सूत्रधार दोनों एक होती हैं, जो सहायक है दूसरी वाली सूत्रधार है, जो सूत्रधार है उसकी दूसरी सहायक है। इसके अलावा राष्ट्रीयता के आधार पर देशी और विदेशी 2 कंपनियां हो गई। इसके अलावा संख्या या जनरुच के आधार पर, तो संख्या या जनरुच के आधार पर एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने आज कंपनी क्या होती है, कंपनी कितने प्रकार की होती है देखा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पूंजी क्या है और पूंजी कितने प्रकार की होती है। इतनी हमारी थियरी हो जाएगी तो हम इसके बाद शेयर पर पहुंचेंगे, वहाँ हमारा न्यूमेरिकल शुरू होगा।